एक होता है कोलॉइड, एक होता है सस्पेंशन, शायद पढ़ा होगा आपने। इनमें अंतर किस बात का आता है, इन तीनों में एक सॉल्वेंट होता है और ज्यादा अमाउंट में कोई सब्सटेंस होता है, और आप ऊपर से एक सोल्यूट डालते हो, मतलब कम अमाउंट में कोई चीज डालते हो। जो अंतर होता है वो साइज ऑफ द पार्टिकल में होता है सोल्यूट के। तो यहां साइज सबसे कम होता है और यहां साइज, सस्पेंशन में साइज सबसे ज्यादा होता है। आज आपको नोट्स नहीं लिखना है, ऑलरेडी आपके पास नोट्स है, ठीक है। तो इसके पहले के नोट्स भी छूटे हैं तो वो ड्राइव पे, बेटा सब ड्राइव पे, मैं रोजाना ड्राइव पे अपलोड करता हूँ, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब मिक्सचर्स होते हैं, एक सॉल्यूशन है, कोलाइड है, एक सस्पेंशन है। तो इनमें अंतर क्या होता है, पार्टिकल के साइज में, यहाँ पार्टिकल साइज छोटा होता है, यहाँ पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, और या मीडियम होता है। कोलाइड होता है बीच का, ना बड़ा ना छोटा। तो यहाँ पे आपको कोलाइडल पढ़ना है। कोलाइडल में क्या होता है, जो अपन कम अमाउंट में डालते हैं उसको बोलते हैं डिस्पर्स फेज, और जिसमें डालते हैं उसको बोलते हैं डिस्पर्स मीडियम। मतलब जो सॉल्यूशन में सोल्यूट होता है ना, मम्मी माइक, उसको बोलते हैं डिस्पर्स फेज, और जो सॉल्वेंट है उसको बोलते हैं डिस्पर्स मीडियम। पहले चीज तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी कोलाइडल व्हेन द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज इज ग्रेटर देन द पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड लेस देन द सस्पेंशन। सॉल्यूशन से बड़ा लेकिन कोलाइड से छोटा, आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। डीपी और डीएम मैं आपको सिखा चुका हूँ। डीपी क्या है, जो चीज कम अमाउंट में है, ठीक है। जैसे सोल्यूट होता है सॉल्यूशन के टाइम में, वो यहाँ पे डीपी बन जाता है डिस्पर्स फेज, और दूसरा बन जाता है डिस्पर्स मीडियम। अब होता क्या है, तो जैसे एक सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन का डीपी प्लस डीएम, डीपी प्लस डीएम। डीपी वो होता है जो कम अमाउंट में होता है, डीएम होता है ज्यादा अमाउंट में। अब क्लासिफिकेशन, तो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो देखो जैसे मान लो आपका डीपी सॉलिड है और आपका डीएम है सॉलिड, तो उससे जो बनता है, वैसे कोलाइड को ना सोल भी बोलते हैं, एसओएल, कोलाइड को सोल भी बोलते हैं, याद रखना आप। तो सॉलिड सॉलिड में ये बनता है, सॉलिड गैस एरोसोल बनता है, ये याद रखना है। जेल याद रखना है आपको, इमल्जन याद रखना है, और फॉर्म याद रखना है, ये चारों याद रखना है। मतलब जैसे फॉर्म क्या होता है, गैस का लिक्विड में कोलाइड, मतलब गैस डिस्पर्स फेज होता है और वो डिस्पर्स मीडियम होता है। तो इन तीनों के ये चार एग्जांपल आपको याद रखने, ठीक है, जो मेन है, ठीक है। इसके बाद जो है, एक बार देख लो आप, इतना एक बार पूरा देख लो इसको अच्छे से। पहला क्लासिफिकेशन है कि आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम का फिजिकल स्टेट क्या है, कि भाई सॉलिड है लिक्विड का। उस बेसिस पे 6-7 तरीके से डिवाइड किया है, कि सॉलिड का सॉलिड में, सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड का गैस में, गैस का सॉलिड में, गैस का लिक्विड में, गैस, फिर गैस का सॉलिड में, गैस का लिक्विड। तो जो मैंने टिक लगाया वो आपको, जैसे एरोसोल पता होना चाहिए, सॉलिड का गैस, जेल पता होना चाहिए, लिक्विड टू सॉलिड, इमल्जन पता होना चाहिए, लिक्विड टू लिक्विड, ऐसे, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डीएम। तो ये थोड़ा हमें पता होना चाहिए, यदि आपका पानी है डीएम तो उसको एक्वासोल बोलते हैं या हाइड्रासोल बोलते हैं, ठीक है। अल्कोहल है तो अल्कोसोल बोलते हैं, बेंजीन है तो बेंजोसोल, एयर है तो एरोसोल। डीएम के बेसिस पे कि आपका डिस्पर्स मीडियम क्या है। तो यदि पानी है तो आप उसको एक्वासोल या हाइड्रासोल बोलेंगे, आसान है। अल्कोहल है तो एक्वासोल, सॉरी अल्कोसोल, बेंजीन तो बेंजोसोल, एयर है तो एरोसोल, सिंपल। नेक्स्ट दूसरा क्लासिफिकेशन ये था। तीसरा क्लासिफिकेशन क्या है उसको समझाने से पहले आपको यहाँ समझाता हूँ। तो देखो जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरीके से है। जहां जिसको ना समझ आए पूछ लेना ऑन करके, क्योंकि ज्यादा कुछ टफ चीज है नहीं है यार, आप अभी घर जाके इसको पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तो ये डी हम है लिखे कब इसे? बेटा, लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, ये भेजा हुआ है उसी में से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है आज, क्योंकि बेटा बहुत ज्यादा थियोरेटिकल है, कितना लिखोगे इसमें, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको पहले से ही भेज दिया है, ठीक है। तो अभी आप ये कर सकते हो, अपने मोबाइल में रख सकते हो, जैसे आपका सेंटर रिज्यूम होता है आप ये प्रिंट आउट ले सकते हो आके हमसे, ठीक है। जिसका जो भी सेंटर वहां से प्रिंट आउट ले, और बीच में यदि आपके पास जगह है तो आप वहीं से प्रिंट आउट लेके चिपका दो नोटबुक में, ठीक है। चलो, तो आपसे बोल रहा हूँ तीसरा क्लासिफिकेशन है, आप डीएम है, आप इसमें डीपी डाल रहे हो, तो एक केस हो सकता है डीपी और डीएम,
कि आपस में घुलने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो, मतलब डीपीडीएम में बहुत आसानी से घुल जाए, ठीक है, लविंग, तो उसको बोलते हैं लायोफिलिक। लायोफिलिक क्या होता है, जब डीपीडीएम में आसानी से घुल जाए तो उसको बोलते हैं लायोफिलिक। क्योंकि आराम से घुल जाता है तो इनको बनाना इजी होता है, इजी टू मेक, और ये स्टेबल होता है क्योंकि इन दोनों की सोलिबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और इनको रिवर्स किया जा सकता है आसानी से, मतलब क्योंकि आपने सिर्फ डाला है दो सब्सटेंस को, तो आप हीट करोगे तो दोनों अलग अलग हो जाओगे, आपने कोई ऐसा चीज नहीं करी। लेकिन एक होता है लायोफोबिक। लायोफोबिक का मतलब क्या होता है बेटा, कि आपने डाला इसमें डीएम, तो डीपी और डीएम में ना आपस में घुलने की टेंडेंसी नहीं है इनकी, तो हम क्या करते हैं, केमिकल चेंज लाते हैं जिससे कि दोनों आपस में घुल जाए। तो अल्टीमेटली क्या करते हैं, इनमें केमिकल चेंज लाने की वजह से ये तो इजी नहीं रहता प्रिपेयर में, अनस्टेबल होता है क्योंकि घुल नहीं पाते, ठीक है, और इरिवर्सेबल भी होता है। इरिवर्सेबल मतलब क्योंकि आप केमिकल चेंज लाते हो तो रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। तो दो तरह के कोलाइडल होते हैं, एक होता है लायोफिलिक, एक होता है लायोफोबिक। फिलिक मतलब होता है लविंग, फोबिक मतलब होता है हेट करना। तो फिलिक मतलब सिंपल, जब डीपी और डीएम आपस में घुलने की हाई टेंडेंसी रखे, वो स्टेबल होता है, रिवर्सेबल। देखो आप यहाँ पे देखेंगे भी, द कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज हैव ए ग्रेटर एफिनिटी फॉर द डिस्पर्स मीडियम और कॉल्ड लायोफिलिक कोलाइड्स। These solutions are easily formed and lyophilic colloids are reversible in nature. In case when water, जब पानी ले लोगे तो लायोफिलिक की जगह हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, पानी ले लोगे, ठीक है, एक ही बात हो, ऐसे हाइड्रोफोबिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो देखो आप लायोफोबिक पढ़ के देख लीजिए। द कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच देयर इज नो एफिनिटी बिटवीन द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम आर कॉल्ड लायोफोबिक। सच सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड बाय स्पेशल मेथड्स। दिस सॉल्यूशन रेडिली प्रेसिपिटेट, मतलब ये सॉल्यूशन इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, पीपीटी बन जाता है। पीपीटी बन जाता है मतलब ये अनस्टेबल है, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, और इरिवर्सेबल नेचर के होता है। तो ये टेबल देखिए आप, टेबल में समराइज करा है। ईज ऑफ प्रिपरेशन, इजीली फॉर्म्ड होता है लायोफिलिक, ये इजीली फॉर्म्ड नहीं होते, ये रिवर्सेबल के होते हैं, रिवर्सेबल नेचर के होते हैं। इनका ट्रू साइज होता है, ये एग्रीगेट होता है, ये बनते नहीं है, ये बनते नहीं तो हम खुद पार्टिकल्स को एग्रीगेट करते हैं। एग्रीगेट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कोलाइडल पार्टिकल का साइज चाहिए होता है। हम सस्पेंशन वाले साइज में भी नहीं रह सकते, हम सॉल्यूशन वाले साइज में भी नहीं रह सकते, तो हम खुद एग्रीगेट करते हैं जिससे कि कोलाइडल उसमें आ जाए, ठीक है। ये अभी छोड़ देना आप पॉइंट। तो लायोफिलिक लायोफोबिक में किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है यार अभी मुझसे। लायोफिलिक या लायोफोबिक में जिसको पूछना है पूछ सकता है। सर एक बार लायोफोबिक का थर्ड पॉइंट रिपीट करना। थर्ड पॉइंट बेटा, पहली बात देख, डीपी और डीएम की कोई एफिनिटी नहीं होती घुलने की, ठीक है, तो इनको बनाने के लिए हमें स्पेशल मेथड चाहिए बेटा, यस ठीक है, सर। और ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल था, घुलेगा नहीं तो किस फॉर्म में आ जाएगा, वो पीपीटी की फॉर्म में आ जाएगा, है ना, घुलेगा नहीं ना बेटा, घुलेगा नहीं तो खुद ही ओके एग्रीगेट होकर किसकी फॉर्म में आ जाएगा, पीपीटी। प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है बेटा। ओके सर। चलो, और कुछ कुछ पूछना है पूछ सकता है बेटा, अनम्यूट करो पूछ लो। आज करवा क्या रहे हो बेटा, इतनी देर से सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, किसी कुछ पूछना है आगे बढ़ जाऊं, देख लो सब लोग। चलिए, अब देखो दूसरा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कि आपका सोल कैसा है। यदि मेटल का सोल है तो मेटल बोलते हैं, ये तो इसमें से कुछ याद भी नहीं रखना आपको। मेटल का है तो मेटल बोलोगे, नॉन मेटल का है तो नॉन मेटल को बोलोगे, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का है, सिंपल सा है। इसमें आपको याद देना बस एक टाइप है कि मेटल सोल होता है, नॉन मेटल सोल होता है। मेटल सोल होगा तो डीपी बोल देना आप, डिस्पर्स फेज आपका मेटल होगा। नॉन मेटल सोल होगा तो नॉन मेटल होगा, हाइड्रोक्साइड होगा हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है। तो क्या पढ़ा रहे हो सर, अभी शुरू हुई क्या क्लास? नहीं बेटा काफी देर हो गई क्लास, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो एक क्लासिफिकेशन ही है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, चार्ज आता है कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर। कोलाइड जो पार्टिकल है उस पर चार्ज आता है, कैसे आता है वो भी सिखाऊंगा आगे। लेकिन जब प्लस चार्ज आएगा इसके चारों तरफ तो आप पॉजिटिव सोल बोलोगे, और जब माइनस चार्ज आएगा
तो नेगेटिव सोल बोलेंगे। अब क्यों आता है चार्ज ये मैं सिखाऊंगा आपको थोड़ी आगे, लेकिन एक क्लासिफिकेशन ये भी है, यदि आपके कोलाइड पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो पॉजिटिव सोल, नेगेटिव चार्ज आ रहा है नेगेटिव सोल। ठीक है, तो एक क्लासिफिकेशन ये भी है। इसमें से किसी कुछ पूछना है पूछ लो फटाक से। मैंने आप सबको अनम्यूट पे छोड़ा हुआ है, तो जब भी आपका मन करे अनम्यूट करो, पूछ लो। या एक बार पढ़ के देख लो आप एक। चलिए बेटा बोलो। हाँ, यदि डीएम नहीं बेटा, डीपी, डीपी के हिसाब से है ये, डीपी के हिसाब से, डीएम के हिसाब से नहीं है। यदि डीएम के हिसाब से है, डीपी के हिसाब से है। सर हाँ सर पॉजिटिव सोल का बी वाला पार्ट बता दीजिए। कौन सा बी बेटा? वाला, बी वाला बेसिक डाइज वाला। समझा नहीं, बेसिक का है सर फिफ्थ के फर्स्ट का बी। ये बेसिक डाई। यस ये सर। तो एग्जांपल है इनका, कुछ क्या कुछ बता नहीं सकता, एग्जांपल है ना बेटा, बताऊं सर वो कैसे? लास्ट वाला एग्जांपल समझ नहीं आया, स्मार्ट ब्राउन। अरे कुछ कोई सब्सटेंस होगा बेटा, मेरे को भी नहीं पता, ये कोई सब्सटेंस होता होगा, सिंपल। ओके सर। तो याद नहीं रखना आपको, वैसे मैं आगे बताऊंगा आपको क्या करना। देखो यार सब लोग पूछ लो जिसको जो पूछना है। आगे बढ़ूं? बहुत ज्यादा सिंपल है क्योंकि यार, इसलिए मैं इसमें क्या ही एक्सप्लेन करूं, ठीक है, बोरिंग भी है यार, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। कॉपर वाटर में क्या सर, मेटल सोल्स का मतलब कॉपर वाटर में डीपी? हाँ, वाटर में नहीं बेटा, किसी सॉल्यूशन में। कि कोई सा भी सॉल्यूशन? नहीं बेटा, कोई सा भी नहीं जिसमें घुल रहा हो। जैसे तूने सोने का पानी सुना है, सोने का पानी सुना है? हाँ सर सुने हैं। वो मेटल सोल ही हो गया, समझ रहे? ओके सर। चलिए आगे बढ़े। सर हम सॉल्यूशन जो सोल है क्या वो वाटर में बनाते हैं या हाँ, किसी वाटर को छोड़ नहीं, के वाटर किसी में भी और होता है चीज? बेटा, वाटर में भी सोल होता है, वो हाइड्रोसोल्स होते हैं, पानी होता है तो। वरना अगर वाटर नहीं है तो हम हाइड्रोसोल्स नहीं, कोई मतलब फिर कोई जनरली भी वाटर को यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे जनरली वाटर को नहीं करते। ठीक है सर। चलो आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट में सीख। वाटर यूज क्यों नहीं किया जाता? बेटा जरूरी थोड़ा ना, घुलता ही नहीं है जब कोई चीज, कैसे घोले? अब कॉपर को कैसे घोलेगी बता, तेरे पास तरीका है घोलने का तो सोल बन जाएगा बेटा, समझ रही हो? ओके सर। चलो अब अदर टाइप है, तीसरा टाइप होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। सर हमारे यहाँ बारिश हो रही है, उसके वजह से बिजली गिर रही है, तो आई एम एबल टू कनेक्ट नाउ, आई वुड लीव मीटिंग इफ। अच्छा आप उस एरिया में हो क्या? ओहो, साइक्लोन वाले एरिया में बॉम्बे, क्या? बॉम्बे, बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात। ओहो, तो क्या हालचाल चल रहा है ये तो बता दे पहले। अच्छा उड़ीसा में है तू? सर ये तो बेटा कैसे अम्फान वाली हालचाल है, जगह हवा पे हवा चल रही है क्या बहुत तेज? हमारे दिल्ली में तो बारिश तक भी नहीं हो रही है यार, कम हुई से कम तो हवा। थी सर परसों, झूठ नहीं। अरे वही थी, आज होनी चाहिए थी ना। सर थोड़ा गर्मी बढ़ गई अब। गर्मी बड़ी पड़ी है, थोड़ी बहुत इधर भेज दे लड़की। सर गुजरात में तो अभी होने वाला है। अगर सर डीपी घुलेगा तो सस्पेंशन बनेगा ना, डीपी घुलेगा नहीं तो हाँ बिल्कुल बेटा सस्पेंशन बनेगा शुभांगी।
चलो बेटा भाई, उड़ीसा और मुंबई वालों के लिए हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे इमरजेंसी में। इमरजेंसी के अंदर भी इमरजेंसी आई पड़ी है, बताओ। गुजरात में भी प्रॉब्लम है, उनके साथ की पार्शियलिटी। गुजरात का कोई है ही नहीं मेरे हिसाब से, गुजरात का तो कोई सेंटर ही नहीं है। तो गुजरात का भी है क्या अपने से? सर सब जगह एक साथ आंधी तूफान। तो हो अच्छा। तो आप पढ़ के और ऐसी सिचुएशन में, मैं तो मजे ले रहा होता घूम घूम के। ऐसी सिचुएशन में कौन कोलाइड पढ़ता है यार, मतलब हद हो गई। सर सर डेडिकेशन आपको लेवल देखना है। चाहिए। इतना डेडिकेशन क्यों है यार, इतना ज्यादा है ये डेडिकेशन। अब पता चला आपको भागना पड़ गया, अभी एकदम से तेज आ गया, तो क्या जूम कॉल ऑन करके भागोगे क्या, ये बताओ? नहीं ना। पढ़ते आराम से लीव कर दो क्लास बेटा, लीव कर दो, आराम से लीव कर सकते हो। वैसा मौसम तो हो गया है कहाँ पे? यहाँ भी बिहार में। अच्छा बिहार में। हमारे यहाँ तो मजा ही नहीं आ रहा यार। चलो तो जिनका वो आ रहा है, वो साइक्लोन आ रहा है, वो लोग छोड़ के जा सकते हैं क्लास, उसके कंपनसेशन में बाद में पढ़ा भी दूंगा उनको, ठीक है। हमारे यहाँ तो धूप निकल रही है एकदम, हवा भी नहीं चल रही है, पंखे की हवा लग रही है बस, तो कोई साइक्लोन जैसी स्थिति नहीं है, तो हम पढ़ लेते हैं। तो वो भी सही से ले सकती है। अरे अभी हमारी क्लास ओवर नहीं भाई है बे, हमारी चल रही है, उन लोगों के लिए रिलैक्स है बस यार। तो लोग चलो वैसे बोरिंग चीज पढ़ा रहे हैं आज वैसे तो देखो 30 नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है। एक होता है अपने पास मल्टीमोलिकुलर, एक होता है मैक्रो, एक होता है एसोसिएटेड। एसोसिएटेड मैं भी समझाऊंगा, फिर आपको पढ़ने के लिए भी दूंगा, ठीक है। तो मल्टी में मतलब जब 1 नैनोमीटर से कम का साइज होता है ना, डीपी का, डीपी के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है तो कहलाता है मल्टीमोलिकुलर, और 1 से ज्यादा होता है तो कहलाता है मैक्रो। आपने सुना मल्टी मैक्रो का मतलब, आप भी समझते हो, मैक्रो मतलब बड़ा होता है, तो मल्टी होता है 1 नैनोमीटर से कम का होना चाहिए। तो इन दिस पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ एन एग्रीगेट एटम लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। और मैक्रोमोलिकुलर होता है पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है 1 नैनोमीटर। अब एसोसिएटेड क्या होता है बेटा? किसी घर से आवाज आ रही है, ठीक है, वो भी हिंदी नहीं। बेटा घर से आवाज आ रही है किसी के। देखो अब एसोसिएटेड क्या है बेटा, एसोसिएटेड समझना पड़ेगा। आपने 10th क्लास में ना वो पढ़ा था मिसल फॉर्मेशन, याद हो तो आपको 10वीं क्लास में। बाय बेटा, सेफ रहना, ठीक है। तो एसोसिएटेड कोलाइड्स का मतलब क्या होता है, सुनो। आपने मिसल फॉर्मेशन पढ़ा था, सोप होता है अपने पास CH3COONA। सर म्यूट कर दो। प्राची धानकुटे के घर से आवाज आ रही है। ठीक है, तो देखो अब सुनो सब लोग बेटा, सुनो। ये CH3CONA होता है। अब मान लो आपने पानी लिया है इसके अंदर, अभी मैं एसोसिएटेड समझा रहा हूँ। तो आपने क्या लिया, जब थोड़ा सा कंसंट्रेशन डाला तब तो ये घुल जाएगा, ये किस फॉर्म में टूट जाएगा, CH3CO। इसको ऐसे लिख लेते हैं, साबुन होता है ना, आपने सबने पढ़ा होगा RCONA। तो जब आप इसका स्मॉल कंसंट्रेशन डालोगे ना तब तो घुल जाएगा। जब आप इसका स्मॉल कंसंट्रेशन डालोगे तो उस समय तो बनाएगा सॉल्यूशन। लेकिन जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कोलाइड बनता जाएगा, ठीक है। एक मतलब इनिशियली ये रहेगा सॉल्यूशन, लेकिन एक कंसंट्रेशन के बाद ये कोलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि भाई इनिशियली ये सॉल्यूशन था, बाद में कोलाइड बन गया, ऐसा क्यों होता है? तो ये सब आपने 10th में पढ़ा होगा कि एक चेन होती है बड़ी सी। तो इसमें ये नॉन पोलर पार्ट होता है और ये पोलर पार्ट होता है, आप सबने पढ़ा होगा। नॉन पोलर होता है ये पोलर होता है। तो ये लायोफिलिक होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, पानी में घुल जाता है ये। और ये हाइड्रोफोबिक होता है, पानी में नहीं घुलता है। तो जब धीरे धीरे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते रहते हो तो ये पार्टिकल आपस में क्या हो जाता है, ऐसे अक्यूमुलेट होने लगते हैं पार्टिकल। अक्यूमुलेट होते होते ये एक बड़े पार्टिकल का साइज ले लेते हैं। तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे इसकी, इनिशियली ये सॉल्यूशन रहेगा, लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो मिसल बनता है, याद है ना आपको। तो ये एज ए बड़ा पार्टिकल का साइज लेता है और कोलाइड बन जाता है। तो एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होते हैं, इनिशियली दे आर सॉल्यूशन, लेकिन जैसे जैसे आप डीपी का, डिस्पर्स फेज का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, इसके पार्टिकल एग्रीगेट होते जाएंगे। एग्रीगेट होके बेसिकली किस पार्टिकल के साइज में आ जाएंगे, कोलाइड के पार्टिकल के साइज में आ जाएंगे।
अभी आप इतनी नॉलेज के साथ ना एक बार इसको रीड कर लीजिए आप, ठीक है, जितना आपको समझ में आए, ठीक है, ये आपको समझ में आएगा, एक बार रीड कर लो सिर्फ आप इतना, बाकी आप अपने घर कर लेना, इतना रीड कर लो बस, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझना है आपको, बेसिक समझना है। मिसिल इसका एक एग्जांपल है, एसोसिएटेड कोलाइड्स का मिसिल एक एग्जांपल है, तो प्लीज आप एक बार इसको रीड कर लीजिए, मैं 2 मिनट शांत हूं इसलिए। सर ये विद द मेम्ब्रेन ऑफ सेल का क्या मतलब हुआ? विद द मेम्ब्रेन ऑफ सेल मतलब कि वही बेटा जैसे होता है ना कि एक फिक्स एरिया मान ले तो जिसके अंदर बनेगा ये, समझिए, उसके बाहर नहीं जाएगा, एक जगह एग्रीगेटेड होता जाएगा, ऐसे। समझ रही है क्या? मेम्ब्रेन यस मतलब बाउंडेशन एक तरह से, ऐसे मान लो। ये 10th क्लास का है भाई। सर, हमें ये 10th क्लास में नहीं पढ़ाया था। यार ये तो 10th तुम एनसीईआरटी में तो है ये, अच्छा तेरा नहीं था, तू पढ़ ले फिर अभी। मैं छुट्टी क्यों करूं अभी यार, पढ़ो ना इसको, कर देंगे यार छुट्टी यार, साइक्लोन तो आन दो हमारे पास। एक बार आप पढ़ लो फिर इकट्ठे डाउट पूछ लेना। मैं चाहता हूं साइक्लोन आए, नहीं बेटा, नोट्स ड्राइव पर है, व्हाट्सएप ग्रुप पे है, इस पे भी, चैट पे भी डाले, जूम चैट पे भी, और मुझे आप जगह बता दो मैं वहां डाल दूंगा। ओके, जूम चैट पे एक बार और डाल देता हूँ। अरे यार ये मोहम्मद समीर को चला जाता है बार बार। हाँ, सरफेस एक्टिव एजेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट वही होता है बेटा, वही साबुन वाबुन। एक बार आप पढ़ लो जितना आपको समझ में आए, फिर आप इकट्ठे डाउट पूछना मुझसे इसके, एक बार रीड कर लो जस्ट। डन लिख देना यार जब सब पढ़ लो। बता रहा हूँ सीएमसी क्या होता है, सब बता रहा हूँ, वैसे लिखा हुआ है, लेकिन मैं अभी वापस से इसको समराइज करूंगा।
हाँ जी। चलिए तो इसको समराइज करते हैं। है क्या, अब अभी आपने जो सीखा है ना, आपने पढ़ा है, अब मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं तो आपको समझ में भी आएगा। तो होता है क्या, देखो एसोसिएटेड कोलाइड्स का मतलब होता है, मैं आपको जो एग्जांपल जो इसमें दे रखा हूं बताता हूं। तो इसमें क्या होता है, ऐसा पार्टिकल होता है RCOONA, कुछ इस तरह का पार्टिकल होता है, कार्बन की एक चेन होती है, होता है COO नेगेटिव। तो ये पार्ट होता है लायोफिलिक, होता है लायोफोबिक। आप पानी में घुलना चाहते हैं, पानी में घुलना चाहता है। अब होता है क्या, इनिशियली जब आप इसको डालते हो तो ये सॉल्यूशन का फॉर्म देता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब जैसे जैसे आप इसका कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो ये इसके पार्टिकल्स आपस में ना घुलने लगते हैं। नॉन पोलर पार्ट, इसका नॉन पोलर पार्ट आपस में घुलने लगता है, ये सब ऊपर पोलर पार्ट है। तो ऐसे जब घुलने लगता है ना तो ये एग्रीगेट होने लगते हैं, और एग्रीगेट होके ये पार्टिकल का साइज ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर पार्टिकल का साइज ले लेते हैं, जो कि किसका साइज होता है, कोलाइड। ये जो साइज आता है ये किसका साइज आता है, कोलाइड। तो ये एक ना फिक्स कंसंट्रेशन पे होता है, रैंडम कंसंट्रेशन पे होता है, एक फिक्स कंसंट्रेशन पे होता है। दैट फिक्स कंसंट्रेशन इज नोन एज CMC, ठीक है, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। और जिस टेम्परेचर पे होता है उसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। बस आपको इतना पता रखना है, ये किस क्राफ्ट टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, CMC किस पे डिपेंड करता है, वो फालतू लिखा होता है। लेकिन आपको सिंपल इतना पता रखना है कि इनिशियली एसोसिएटेड कोलाइड्स ना सॉल्यूशन के फॉर्म में होते हैं। तो जैसे जैसे आप सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हो वैसे वो एग्रीगेट होने लगते हैं। तो एक ऐसा फिक्स टेम्परेचर, एक ऐसा फिक्स कंसंट्रेशन आता है जिस पर कि वो कोलाइड का शेप ले लेते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज नोन एज CMC। और जिस टेम्परेचर पे ये होता है वो कहलाता है बेसिकली क्राफ्ट टेम्परेचर। अब आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, अभी भी समझना है। और ज्यादा डिटेलिंग मत जाना, ये सब पॉइंट फालतू लिखे हुए, उतना ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। आपको जितना मैंने बताया उतना समझ में आना चाहिए बस। अब पूछ लीजिए आप जिसको जो पूछना है। ठीक है यार, इतना है बस। तो एसोसिएटेड देखो, मल्टी, मैक्रो और एसोसिएटेड में अंतर क्या है। मल्टी होता है 1 नैनोमीटर से कम का साइज होता है, मैक्रो क्या होता है बड़ा पार्टिकल 1 नैनोमीटर। और एसोसिएटेड क्या होता है, एसोसिएटेड भी है तो मैक्रो का ही टाइप, लेकिन एसोसिएटेड कोलाइड्स वो कोलाइड्स होते हैं जो इनिशियली कोलाइड्स नहीं होते, दे आर इनिशियली सॉल्यूशन, बट आफ्टर द सर्टेन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट वो बन जाते हैं कोलाइड। और जिस कंसंट्रेशन पे ये होता है बेटा वो कहलाता है क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, और जिस टेम्परेचर पे होता है क्राफ्ट टेम्परेचर कहलाता है। बस इतना पता होना चाहिए आपको, मेरे हिसाब से उतने में काम हो जाएगा। सही है, चलिए इसका एग्जांपल है, आप जब खुद पढ़ेंगे, जब एग्जांपल देख लेंगे आपके पास ये फाइल है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ रहे हैं, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं कुछ मेथड्स होते हैं बेटा कोलाइड को बनाने के। तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो हमारा कोलाइड है, जो लायोफिलिक कोलाइड है, वो तो आसानी से बन जाता है ना। वो तो बताया था कि DP और DM आपस में घुलना चाहते हैं तो लायोफिलिक तो आसानी से बन जाता है, लेकिन लायोफोबिक आसानी से नहीं बनता है क्योंकि वहां पे DP DM में घुलना नहीं चाहता है। तो जब डिस्पर्स फेज डिस्पर्स मीडियम में घुलना नहीं चाहता है तो हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा उसको घुलने के लिए। तो उसके लिए पहला तरीका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का वैसे मतलब समझते हैं आप, कंडेंसेशन का मतलब है जुड़ना, एक पार्टिकल दूसरे से जुड़ जाए, कंडेंसेशन। तो उसमें सबसे पहला मेथड है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में क्या बेटा, सबसे पहले या आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना, बस पता होना चाहिए, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आपने ये सब्सटेंस डाला, ये सब्सटेंस डाला, आपने AH2O3 का कोलाइड बना लिया। ऑक्सीडेशन से भी आप कोलाइड बना सकते हैं, आप रिडक्शन से भी कोलाइड बना सकते हैं। ठीक है, तो है क्या ये लायोफोबिक सॉल्यूशन है। अच्छा, इसमें आपको कोई एग्जांपल याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि लायोफोबिक सॉल्यूशंस को बनाने के लिए कंडेंसेशन एक मेथड होता है। कंडेंसेशन के अंदर अपन केमिकल, कंडेंसेशन मतलब होता है जोड़ना। तो हम 2-3 लोगों को जोड़ते किससे, या तो हम जोड़ते हैं डबल डिकम्पोजिशन से, या ऑक्सीडेशन से, या रिडक्शन से सिंपली, या हम जोड़ते हैं हाइड्रोलिसिस से, मतलब पानी डाल देते हैं तो हो जाता है। देखो आप ऐसे इसमें पानी डाला, ये देखिए ऐसे आपने इसमें पानी डाला, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो गई, तो ये सोल बन गया अपना, FUH होल था इसका।
समझे आप? तो कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना याद रखना है कि हाँ कंडेंसेशन नाम का एक मेथड होता है, उसके अंदर अपन केमिकल मेथड यूज करते हैं। केमिकल मेथड में क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस, आइदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आइदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस, सिंपल। ठीक है, फिजिकल मेथड आप खुद से पढ़ेंगे यार, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक बार रीड कर लेंगे फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड आपको खुद से पढ़ के समझ में आ जाएगा। फिजिकल और डिस्पर्जन मेथड खुद से पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, एक बार रीड कर लो। एक्चुअली मैंने दिया था ये आपको रीड करने के लिए, आप लेकिन आप बोलो लेट मिला है, तो अभी आप एक बार रीड कर लो, फिर मैं समझा दूंगा, या जैसे भी होगा अपन देख लेंगे। इन बिटवीन किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है। ये आपको खुद को ही समझना है यार, आप ध्यान से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना होगा, अपन ना सोल्यूट के पार्टिकल का साइज बढ़ा रहे होंगे, मतलब अपन को एक फिक्स पार्टिकल का साइज करना है, तो कई बार साइज का छोटा करेंगे, कई बार बड़ा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कोलाइड के डायमेंशन में पार्टिकल लाना है। कोलाइड के पार्टिकल से कम डायमेंशन में करेंगे तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा, ज्यादा में करेंगे तो सस्पेंशन बन जाएगा। ये समझ में भी आना चाहिए आपको यार पूरा। डिस्पर्जन मेथड भी पढ़ लेना। डिस्पर्जन मेथड में क्या होगा, बड़े पार्टिकल को पीट पीट के तोड़ तोड़ के उसको छोटा कर देंगे, कोलाइडल फॉर्म में ले आएंगे। जैसे मिक्सी होती है ना, डिस्पर्जन फेज इज लाइक मिक्सी। डन हो गया सबका? किसी को कुछ पूछना है फिजिकल मेथड में? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है अपने आप को अनम्यूट करके, नहीं तो मैं समझ लूंगा आपको समझ में आ गया। ये बहुत बेसिक लिखा हुआ है ये। सर ये अपना चैप्टर 6 है ना, गिनती से नहीं, सॉलिड सॉल्यूशन 500 आना चाहिए बेटा। सॉलिड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेम और सरफेस। यार हो गया क्या बताओ यार? डिस्पर्जन तक क्लियर है क्या सबको? या आप घर से भी पढ़ सकते हो, पेज ऐसा है। बोलो यार, आगे बढ़ जाऊंगा मैं, काम की चीजें। जी चलो अब यार ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछा जा सकता है, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या होता है ये मैं आपको पहले डिटेल में सिखाऊंगा, ठीक है? पेप्टाइजेशन में क्या मतलब होता है। तो एक मेथड होता है पेप्टाइजेशन, ये आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे फिर वहां से पढ़ेंगे। पेप्टाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्पेलिंग गलत हो गई है, अरे यार एक सेकंड यार, कोई बताओ स्क्रीन दिख रही है क्या? यार स्क्रीन दिख रही है अभी? हाँ ठीक है, ठीक है। तो पेप्टाइजेशन PEPTIZ पेप्टाइजेशन यही होता है। तो इसमें क्या होता है, देखो पीपीटी समझते हो क्या होता है? देखो पेप्टाइजेशन का मतलब क्या है कि एक पीपीटी को ना कोलाइडल पार्टिकल के तौर पर लेके आना, पीपीटी से कोलाइड बनाना, ये होता है। अब पीपीटी से कोलाइड कैसे बनाते हैं मैं बताता हूं आपको। इसके अंदर ना हम एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, पीपीटी के अंदर एक
इलेक्ट्रोलाइट डालता है, वो इलेक्ट्रोलाइट कराता है पेप्टाइजिंग एजेंट। कैसे होता है बताता हूं। देखो पीपीटी का मतलब क्या है कि बहुत सारे पार्टिकल ना एक साथ चिपक के बैठे होंगे, तो चिपक के बैठे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये भी कोलाइड से, तो सस्पेंशन वाली कहानी हो गई। अब हम करते क्या है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। ऐसे मान लो FeOH होल थ्राइस का पीपीटी है, इसके अंदर मैंने FeCl3 डाल दिया। अब होता क्या है, ऐसा डालने से होता क्या है कि जो FeOH होल थ्राइस का पार्टिकल है ना, वो कॉमन आयन ना एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसे इसमें और इसमें कॉमन आयन कौन सा है, Fe3 पॉजिटिव। इन दोनों में कॉमन आयन देखोगे आप तो Fe3 पॉजिटिव निकल के आएगा। तो ये जो पार्टिकल है ना, ये चारों तरफ इसके प्लस एब्जॉर्ब हो जाएगा FeOH। ऐसे ऐसे ही दूसरा पार्टिकल मान लो इसका, उसके भी हर पार्टिकल के चारों तरफ क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब कौन सा चार्ज एब्जॉर्ब होगा उसको बताने के लिए मैं कह रहा हूं कॉमन आयन। तो ऐसा होने से होगा क्या, अब ये देखो पार्टिकल आपस में रिपेल करने लगेंगे बेटा, रिपेल करने लगेंगे तो ये दूर दूर रहेंगे, तो किसके साइज में रहेंगे, ये कोलॉइड के साइज में रहेंगे। तो एक पीपीटी को कोलाइड में कन्वर्ट करना बाय एडिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज नोन एज पेप्टाइजिंग एजेंट इज नोन एज पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में हम क्या करते हैं, पीपीटी से एक कोलाइड पार्टिकल का साइज तैयार करते हैं। कैसे करते हैं, पीपीटी होता है क्लब सस्पेंशन टाइप की चीज, तो सस्पेंशन के पार्टिकल को दूर दूर करके साइज छोटा करेंगे। कैसे करेंगे, एक कोई चार्ज एब्जॉर्ब करवाएंगे। कौन सा चार्ज एब्जॉर्ब कराएंगे, जो भी कॉमन होगा। ऐसे मान लो मैंने ये वाला एग्जांपल दिया, मान लो मेरे पास होता KI, मेरे पास मान लो होता AgI, और मैं उसके अंदर डालता AgI और उसके अंदर डालता KI, तो बताओ कौन सा सोल बनता, नेगेटिव या पॉजिटिव। अभी देखो कौन सा सोल बन गया, ये जो सोल बना है, दिस सोल इज नोन एज पॉजिटिव सोल। याद है आपको चार्ज। अच्छा AgI में KI डालूंगा तो कौन सा सोल बनेगा, बताएगा कोई मुझे, पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव। AgI में KI डालना, बताओ नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि कौन सा पार्टिकल एब्जॉर्ब होगा, I माइनस। आई। समझ लो सब लोग, AgI में KI डालोगे तो कौन सा कॉमन आयन है, I माइनस। I माइनस एब्जॉर्ब होगा तो आपका कौन सा सोल बनेगा, नेगेटिव सोल। क्लियर है क्या सबको पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन क्लियर है, ठीक है। नहीं क्लियर है तो आप प्लीज एक बार मुझसे पूछ लो, नहीं तो आप एक बार इसको पढ़ के देख लो, शायद आपको क्लियर हो जाए। यहां से पढ़ो आप, समझ में आ जाएगा आपको, और आप डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं मुझसे यदि कुछ समझ में नहीं आया, नहीं तो आप एक बार रीड कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और बेटा आज में ये पूरी फाइल पढ़ लेना, आज आपके पास ही रहेगी है, तो मैं अगली क्लास में वाइंड अप कर दूंगा फिर इस चैप्टर को, क्योंकि आप पढ़ लोगे ना। एक बार आप अपनी वाली फाइल ओपन कर दीजिए प्लीज। जो मैंने लिखा है, हाँ प्लीज। हाँ बताओ बताओ लड़की। तो देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, सिंपल है सर कि मेरी एक, बात आपको सुनाई दी थी अभी जो मैंने कहा था, क्योंकि मेरा माइक बंद हो गया था, सॉरी। नहीं सुनाई दी थी बेटा। हाँ सर, इसमें जो FeCl3 है, क्या वो आपने कैटलिस्ट की तरह भेजा है FeOH3 में, जिसने Cl3 एब्जॉर्ब करके पॉजिटिव आयन बना नहीं दिए नहीं हैं? बेटा, मैंने FeCl3 डाला है, ठीक है, कैटालिस्ट तो नहीं डाला है, एक रिएक्टेंट की तरह डाला है। तो Fe3 जो कॉमन आयन रहेगा, देखो पीपीटी है, पीपीटी के जी। बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे कंबाइंड हो रखे हैं, तो हम एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, इसको बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं यहाँ पे। तो FeOH होल थ्राइस, इसके अंदर भी Fe3 पॉजिटिव आयन है और FeCl3 पे भी Fe3 है। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेगा, तो चारों तरफ पॉजिटिव आ जाएगा। अब हर पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा, तो वो पीपीटी नहीं बनाएगा, वो क्या बनाने लग जाएगा, कोलाइड। आइडियल सॉल्यूशन। जैसे थैंक यू सर, गॉट इट। AgI में जैसे मैं KI डाल दूं, आई कॉमन है तो AgI का नेगेटिव है पार्टिकल तो I नेगेटिव माइनस हो बनेगा। जाएगा। हाँ हाँ, अब भी आ गया समझ। थैंक यू सो मच सर। तो आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो एक बार जो लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने रिपीट कर दिया बेटा, किसी ने बोलता रिपीट करने के लिए, इस बहाने से और आंगी मैंने रिपीट कर दिया बेटा, समझ आया क्या। अब डबल वेरीफाई कर लो, एक बार पढ़ भी लो। पेप्टाइजेशन इंपॉर्टेंट है यार आपके लिए, पेप्टाइजेशन इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के बाद सब डन लिख देना यार, और किसी डाउट हो तो इन बिटवीन पूछ ले।
पढ़ के देख के सब डन या क्लियर या अनम्यूट करके पूछ लो। हो गया सर। एब्जॉर्ब कहाँ करता है? एब्जॉर्ब बेटा, एब्जॉर्ब वो करता है जो पीपीटी का पार्टिकल होता है ना, वो अपने सरफेस पे, जैसे यहाँ पे FeOH होल थ्राइस का पार्टिकल है, वो अपने सरफेस पर Fe3 पॉजिटिव को एब्जॉर्ब करता है बेटा, और ऐसे दूसरा पार्टिकल भी करता है, तो फिर रिपल्शन होने लगता है और कोलॉइड बन जाता है। ठीक है यार, किसी ने पूछा था, क्लियर है क्या उसको? शुभांगी, ठीक है बेटा, एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा क्योंकि तभी वो रिपेल कर पाएगा। चलिए, तो क्लियर हो गया सबको? सबको पेप्टाइजेशन क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, पेप्टाइजेशन के बाद हम आपको पढ़ाएंगे कुछ और चीजें, प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। ठीक है, बीच का पोर्शन कुछ छोड़ा है, वो आपके लिए आप पढ़ लेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या होती है कोलाइड की? पहली चीज होती है वो हेट्रोजीनियस होता है बेटा। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है बेटा कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे सॉल्यूशन ना होमोजीनियस होता है, क्योंकि सोल्यूट का ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सोलवेंट के अंदर, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता क्योंकि साइज बड़ा है पार्टिकल का। विजिबिलिटी, आप पार्टिकल थोड़ा बड़ा है तो आपने पढ़ा होगा ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। मैं सिखा देता हूं आपको कि एक सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, ये भी आपने 9-10 में पढ़ा होगा। तो लाइट आती है बिना स्कैटर करे निकल जाती है, लेकिन जो कोलाइड का सॉल्यूशन होगा ना, यदि उसमें आप लाइट पास करोगे तो पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, तो जब आप लाइट पास करोगे तो लाइट स्कैटर्ड होगी, स्कैटर होगी तो वो चमकेगा, तो उसको अपन टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा शायद। तो हमेशा जो सॉल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, लेकिन सस्पेंशन और कोलाइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके साइज, जो पार्टिकल का साइज है वो बड़ा होता है और लाइट टकरा के स्कैटर होती है, सॉल्यूशन का छोटा होता है, इसलिए वो नहीं कर पाता। तो आप एक बार रीड कर लीजिए प्लीज ये वाला पोर्शन, ये रहा टिंडल इफेक्ट, ये पढ़ सकते हैं आप, टिंडल इफेक्ट पढ़ सकते हैं आप एक बार फटाक से। क्लास छोड़ छोड़ के भागते जा रहे हो आप लोग हैं। चलो कोई नहीं यार, ये ऐसा ही है, बोरिंग है यार, ये कुछ नहीं कर सर सकते। एक बार ये बता दीजिए कि पीपीटी क्या हमारे सोल्यूशन कोलाइडल में से कोई एक भी होता है? क्योंकि पीपीटी तो एज अ फॉर्म काइंड ऑफ में होता है, बेटा प्रेसिपिटेशन। पीपीटी से ही हम बनाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, तो ऑलरेडी तुम्हें पीपीटी गिवन है, मान लो तुम प्रैक्टिकल कर रही हो, तुम्हें पीपीटी गिवन है, और कोई बोला जाए कि तुम उसको कोलाइड में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो समझ सर रही हो? पीपीटी भी सोल्यूशन और कोलाइडल की तरह एक अलग से पार्ट है, ये बस कुछ भी है? कोलाइड, पीपीटी को तुम सस्पेंशन मान सकते हो ना एक तरह का। जो सस्पेंशन, ओके सर। सस्पेंशन में क्या होता है, बड़े पार्टिकल होते हैं तो नीचे जम जाते हैं, वही। ठीक है ठीक सर, है, थैंक यू। एक बार टिंडल इफेक्ट पढ़ लीजिए सब लोग फटाक से, आपको समझ में आ जाएगा ये भी। यदि मुझे ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा, अगली क्लास में आप पूरा पढ़ लेना ये। आपने बोला था इस बार टाइम नहीं मिला आपको, तो नहीं तो मैं आज ही वाइंड अप करता। मैं मेन मेन चीजें समझा रहा हूँ, आप अगली क्लास से पहले पूरा पढ़ लेना और आके मुझसे डायरेक्ट पूछ लेना डाउट्स। ठीक है, और आपकी अगली क्लास शायद कल ही है, तो आज आप पढ़ लेना प्लीज इसको यार, क्योंकि मुझे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, क्योंकि ये चैप्टर ज्यादा कुछ है नहीं है बस इस चैप्टर में। तो पढ़ने के बाद डन लिखो यार फटाफट, थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे फिर। कुछ पूछना है तो पूछ लो, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है वैसे।
चलिए, तो मैक्सिमम लोग का आ चुका है, डन। चलिए, इसके बाद हम मुझे पढ़ाना है आपको ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, देखो आप सब लोग, तो ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब होता है जिगजैग मोशन। ठीक है, गैस के पार्टिकल ना ब्राउनियन मूवमेंट करता है। तो कुछ नहीं है, हल्का सा पढ़ना है इसमें भी कि फिनोमेना जो कोलाइड पार्टिकल्स सीन इन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो ब्राउनियन पार्टिकल्स का भी कोलाइड पार्टिकल्स का भी रैंडम मोशन होता है। ब्राउन मूवमेंट का मतलब होता है रैंडम मोशन होना किस भी डायरेक्शन में। तो जो कोलाइड पार्टिकल है ब्राउन मूवमेंट करते हैं। ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये आपके काम की चीज नहीं है, इतना ही पता रखना है आपको बस। अब मेन चीज यहां से स्टार्ट हो रही है यार, ये पढ़नी है आपको, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, यही समझाना चाहता हूं मैं। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं वैसे कि चार्ज कौन सा आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार आपके लिए। चार्ज कौन सा आता है बेटा, जो कॉमन आयन होता है। एक बार आप इतना रीड करके देखो कि आपको समझ में आ रहा है क्या, इतना रीड करो आप। याद रखना कि आप जैसे यहाँ पे FeCl3 FeOH में डाला तो कौन सा सोल बन रहा है वो देखना है आपको। तो कॉमन आयन एडजॉर्ब होता है। ये फंडे से चारों एग्जांपल करके देखो आप, समझ में आएगा आपको ये। बेटा इतना पढ़ के देख लो, ये चारों एग्जांपल वही वाले है जो मैंने एक एग्जांपल दिया था ना पेप्टाइजेशन में, उसके चार है। जैसे आप देखोगे ना, दूसरा एग्जांपल यदि मैं सिखाऊं आपको, तो AS2S3 में H2S डाला है, तो जो कॉमन आयन निकल कर आ रहा है ना इन दोनों में, वो H22 नेगेटिव निकल के आ रहा है। इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो कौन सा सोल बनेगा, नेगेटिव। तो आप चारों एग्जांपल देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है यार कि कोलाइड पार्टिकल पर चार्ज क्यों आता है। तो बताओगे आप, क्योंकि हम जब मैथ प्रिपेयर करते हैं तो हम एक पेप्टाइजिंग एजेंट डालते हैं जिसकी वजह से चार्ज आता है। चलिए, हाँ बेटा बस इसके बाद छोड़ दूंगा, इसके बाद 15 मिनट डाउट बताऊंगा, ज्यादा बोर हो जाता है क्योंकि इसको पढ़ के, तो मैं बस इतना ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ क्या है, SnO2 वाला एग्जांपल सिंपल है यार। SnO2 में तूने क्या डाला है बेटा, SN4+ डाला है, तो यहाँ पे भी +4 ऑक्सीडेशन है, +4, तो पॉजिटिव सोल बन जाएगा बेटा, सिंपल तो है। एल्कलाइन मीडियम में नेगेटिव नहीं तो पॉजिटिव। हाँ नींद आ रही है मुझे पता, बस इतना ही पढ़ा रहा हूँ, दिस इज द लास्ट थिंग। इसके बाद आप डाउट पूछेंगे, छोड़ रहा हूँ इसके बाद। अब इसके बाद मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो ये फाइल है प्लीज वो सबके पास होनी चाहिए और उसको आप पूरा ढंग से पढ़ लो, तो अगली क्लास में भी वाइंड अप कर पाऊंगा ये चैप्टर, क्योंकि ज्यादा दिन इसको पढ़ने से बोर ही हो जाओगे। चार्ज वाला समझ में आ गया सबको फंडा? चार्ज वाला सब देखो, फंडा समझ में आ गया क्या? चार्ज वाला देख के जाना यार, चार्ज वाला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद चाहे आप जा सकते हो। हाँ यही फाइल जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, इसमें आगे भी 2 पेज और है, वो भी पढ़ने हैं आपको। 12 पेज टोटल पढ़ने हैं यार बस, ठीक है। तो चार्ज क्लियर है, ठीक है, इतना ही पढ़ाएंगे। इसके आगे की जो कहानी है, ठीक है, ये जो चैप्टर, ये 3 पेज बचे हैं, ये आप पढ़ लेंगे ना तब मैं पढ़ा दूंगा, तो मेरे लिए हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ऑलरेडी आपके पास ये फाइल है सबके पास, तो इसको यार पढ़ लो या एनसीईआरटी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो आप। एनसीईआरटी पढ़ोगे वो भी चलेगा मुझे यार। हाँ
सर क्वेश्चन था सर वो जो आप लास्ट स्लाइड था सर। वापस से दिखाऊं जो अभी इसी चैप्टर की ना बेटा? हाँ यस सर जहाँ आप बोले लास्ट था सर, तो वो इसमें ये सर AGI और I माइनस के बगल में सर एक हाइफन से लाइन बना हुआ है, सर उसका मतलब क्या होता है उसके इसका मतलब बगल? है एजीआई ने आई माइनस एब्जॉर्ब किया है। उसके समझ बाद लग सर K प्लस है। वो के प्लस बाहर सॉल्यूशन है, जो ऐसे होगा देख, एजीआई का पार्टिकल होगा है ना, यस। उसके चारों तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, के का, हल्का फुल्का। समझ रही बेटा? तो नेगेटिव सोल है जो एब्जॉर्ब किया। उस नेगेटिव के बाहर भी तो एक लेयर होगी ना पॉजिटिव की, यस सर यस सर। तो उसको मोबाइल लेयर बोलते हैं। ये देख मैं दिखाता हूँ डायग्राम तो समझ में आएगा। ये डायग्राम देख लड़की, ये देख, दिखा? यस सर समझ में आ गया। हाँ, आप जा सकते हैं, क्लास छोड़ सकते हैं, इसको भी क्लास छोड़नी है। यदि किसी को डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो। अब आप, यदि किसी को डाउट है, डाउट पूछ सकता है यार, और जाना है तो आप जा सकते हो, मैं हूं अभी रुका। डाउट पूछ सकते हो किसी भी चैप्टर के।